गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तैयारी अच्छी चल रही है? आइए, मैं आज आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच शुरू कर रहा हूँ, स्पेशली आपको यूपीपी को और यूपीएसआई को टारगेट करके। ठीक है, आज मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस ईयर के मतलब जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊँगा। एक कंप्लीट व्यू में आपको पर डे एक कोर्स मिलता रहेगा और पर डे मैं आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा। उस पर आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ पे आपको उस पर ध्यान देना है, इस सब को मैं बात करता हूँ। आज की बात करते हुए आगे चलूँगा और सबसे पहले आज हमारी टॉपिक चलेगी संविधान और पॉलिटी। तो आपको बस बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप बेसिक चीज़ समझिए, संविधान और पॉलिटी। ये संविधान और राज्य व्यवस्था में मेन अंतर क्या है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सैद्धांतिक रूप से मानते हैं या कोई बात सैद्धांतिक रूप से होती है जो हमारे देश का शासन चलाने में योगदान करता है, ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं, ऐसे विषय वस्तु को बोलते हैं संविधान। लेकिन वही संविधान की विषय वस्तु को जब हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लागू करते हैं तो इसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। तो मेरा मानना है कि आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है। ठीक है, आइए देखिए, कुछ टॉपिक है जो एक टॉपिक है, एक टॉपिक को लेकर चल लेंगे हम। पर डे एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो अनुसूची के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे संविधान में टोटल 12 मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हैं। लेकिन क्या जब ये संविधान बना था तब 12 अनुसूची थी? नहीं, तब हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची के बाद 4 अनुसूची क्या हुई, हमारे संविधान में जोड़ी गई। सबसे पहले जो अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 1992 में एक अनुसूची दूसरी थी, क्या बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमने 10वां अनुसूची जोड़ा संविधान में। फिर उसके बाद आया 1992 का दौर, जहाँ पे 1992 में हमने 73वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसके बाद हमने 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान में हमने क्या किया था, 12वीं अनुसूची जोड़ा, जो कि शहरी स्वशासन को लेके था। तो ठीक है, आपकी 4 अनुसूची क्लियर हो गई। 9वीं अनुसूची, पहले तो 8 पहले ही थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में, और 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से था। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में हमने 12वीं अनुसूची जोड़ा, जो शहरी स्वशासन से संबंधित था। आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, उसी सवाल पे बात करते हैं। आइए मैं आपको एक एक अनुसूची को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2 पार्ट में लिया है। इधर वाली जितनी अनुसूची हैं वो आपकी संविधान संशोधन के बाद हुई हैं, और इधर वाली जितनी अनुसूची हैं पहले से हमारे संविधान में प्रेजेंट थी। आइए देखिए, एक एक अनुसूची को समझते हुए चलेंगे। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 में क्या चीज़ का प्रावधान है? भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ भारत के जितने भी संघ हैं, हमारा यूनियन, हमारे भारत के लिए क्या चीज़ का यूज होता है? शब्द का, यूनियन शब्द का यूज होता है। जो यूनियन शब्द होता है, इसके लिए बोलते हैं भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। मतलब भारत जो है पूरे राज्यों का एक संघ होगा। उस संघ में कितने होंगे? भारत के सभी राज्य और भारत के जितने भी यूटी प्रदेश हैं वो सब रहेंगे। तो हमारे यहाँ भारत में कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में? 28 राज्य हैं, और यूटी कितने हैं? 8 यूटी हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं संविधान की दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? जो संविधान की दूसरी अनुसूची है, इसमें जितने भी भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जिनके संविधान के तहत ऐसे पदाधिकारी जिनका वेतन, भत्ता और पेंशन, उसके बाद उनकी परिलब्धियां के बारे में जितना प्रावधान किया गया है, वो सब प्रावधान कहाँ पे किया गया है? वेतन, भत्ता और पेंशन का अनुसूची नंबर 2। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 2 के लिए बहुत बार सवाल पूछा गया है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिखिएगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। जरूर ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी अनुसूची है इसमें कहीं पे भी उस उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, आप ये चीज़ जानते हैं, उपराष्ट्रपति क्या होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वेतन मिलेगा, उसको सब सुख सुविधा जितनी भी उसको मिलती है सब उसको प्रदान की जाएगी। लेकिन भारत का इकलौता एक उपराष्ट्रपति होता है जिसको वेतन नहीं दिया जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन अनुसूची नंबर 3 पे बात करते हैं। अनुसूची 3 क्या है, शपथ का प्रावधान। देखिए, भारत सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं या संविधान के तहत ऐसे जितने भी पदाधिकारी जिनका प्रावधान संविधान में दिया गया है, ऐसे पदाधिकारी को क्या किया जाता है, उनका शपथ कैसे कैसे शपथ लेंगे, कहाँ पे लेंगे, इसका पूरा प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 3। उसमें पूरे भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं जिनका संविधान में प्रावधान है, उनके शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप लिखिएगा। 3 लोग ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रपति, ओके, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनका प्रावधान हमारे तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। बहुत एकदम गांठ बांध लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसका मतलब ये लोग जो शपथ लेते हैं, ये लोग तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। इनका प्रावधान क्या किया गया है, इनके लिए एक अलग अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल उस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। आइए चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। चौथी अनुसूची में बहुत बार सवाल पूछा गया है, राज्यसभा में सीट का आवंटन। देखिए, हमारे यहाँ भारत में द्विसदनी व्यवस्था, मतलब विधायिका है, विधायिका जो केंद्र की है वो भी द्विसदनी है, हमारे राज्य की उत्तर प्रदेश की भी द्विसदनी है। तो देखिए क्या है, जो हमारे यहाँ केंद्र की विधानसभा है, केंद्र की पार्लियामेंट, संसद है, वहाँ पे 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को कुछ सीटें आवंटित की गई हैं, ठीक है। उसी सीट का प्रावधान किस राज्य को कितना कितना सीट दी जाएगा, उस प्रावधान को क्या कहते हैं हम, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, राज्यसभा में सीट, और यूपी में कितनी सीट है, 31, ठीक है, 31 सीट। ओके, इसके साथ ही देखिए अब अनुसूची 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 का मतलब ये है कि भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजाति प्रशासन, जनजाति लोग हैं, ठीक है, जनजाति हैं या मतलब SC ST कास्ट के लोग या ट्राइबल टाइप के लोग रहते हैं। उनका समाज से, हमारे समाज से बहुत अलगाव है। वो अपने आप को अपने समाज में खुश रखना चाहते हैं, वो रहते भी हैं। वो हमें देख के भयभीत हो जाते हैं, हमसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रशासन को लगा, सरकार को लगा कि उनके लिए क्यों ना प्रावधान किया जाए। तो ऐसे प्रावधान के लिए अनुसूची 5 बनाई गई। जो अनुसूची 5 में क्या किया गया, जितने भी हमारे यहाँ प्रशासनिक मतलब SC ST क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, वैसे क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अनुसूची 5 का प्रावधान किया। ओके, ठीक है। इसके बाद है अनुसूची 6। देखिए, अनुसूची 6 में, अनुसूची 5 में जितने भी SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान अनुसूची 5 में है। लेकिन अनुसूची 6 थोड़ा सा अलग है। 4 राज्य है, एकदम मन दिमाग में बैठा लीजिए। 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर ये चारों राज्य के बारे में कभी भी बात किया जाए कि ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा किस अनुसूची के तहत संविधान में रखे गए हैं, तो सिर्फ सीधा कहिएगा अनुसूची 6 के तहत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रावधान किया गया है। ओके, इसके बाद अगला अनुसूची है अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 अनुसूची क्या है, केंद्र एवं राज्य, ध्यान दीजिएगा, केंद्र एवं राज्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, के बीच विधिक शक्ति मतलब लीगल पावर, जैसे कौन से कानून पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा, कौन से कानून पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, आप रेलवे का नाम जानते हैं, रेलवे देखिए कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप परिवहन से यात्रा करते हैं रोडवेज का, तो रोडवेज पे कौन, रोडवेज किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के। इसका मतलब स्टेट जो राज्य परिवहन है किसके अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ऐसे ये विषय का बंटवारा किया गया है। केंद्र के लिए जो विषय दिया गया है उसको संघ सूची बोलते हैं, राज्य के लिए जो विषय दिया गया है उसको राज्य सूची बोलते हैं। और जो विषय दोनों लोग केंद्र और राज्य मिलके बनाएंगे उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ओके, तो केंद्र राज्य बीच के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे कैसे सूची है, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ओके, इसके बाद देखिए क्या है, अनुसूची नंबर 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8 तक हमारे संविधान, मूल संविधान में थे। जो 8वीं अनुसूची है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे संविधान में पहले से कुछ भाषा का प्रावधान किया गया था कि मतलब हमारे संविधान में इतनी भाषा पहले से रहेगी, ठीक है। तो वह क्या था, जो 8वीं अनुसूची थी, इस संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे भारत में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा ढेर सारी हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 22 राजकीय भाषा हैं। तो देखिए क्या था, पहले हमारे यहाँ भाषा जो थी वो 15 भाषा थी, 15 लैंग्वेज, ठीक है। 15 लैंग्वेज पहले हमारे भारत में थी। सॉरी, 15 लैंग्वेज का मतलब 15 नहीं, 14 भाषा पहले हमारे संविधान में प्रेजेंट थी। उसके बाद इस जो 8वीं अनुसूची, इसमें 3 बार संशोधन किया गया। तीनों बार संशोधन कौन कौन सा किया गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिएगा। एक हुआ 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें जो भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा, इस भाषा का नाम था सिंधी। ध्यान दीजिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा, ठीक है। इसके बाद एक और संविधान संशोधन गया भाषा के लिए। इस संशोधन का नाम था 71वां संविधान संशोधन। यहाँ पे जो भाषा जोड़ा गया, इस भाषा का नाम था नमक। नमक, ध्यान दीजिएगा, नमक मतलब नमक भाषा कोई नहीं है। नमक से क्या हो गया, बन गया, एक बन गया नेपाली, ओके, दूसरा बन गया मणिपुरी, और तीसरा बन गया कोंकणी, ओके। तो हमारे देखिए 8वीं अनुसूची में कितने बार संशोधन हुआ, 2 बार। एक 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 71वां संविधान संशोधन जिसमें नमक भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ 21 और 71 को जोड़ दीजिए, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें जो भाषा जोड़ी गई इसको बोला गया बोर्ड मास। इसका मतलब बोडो, ठीक है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची में हमारे यहाँ राजकीय भाषा का प्रावधान किया गया है। तो राजकीय भाषा के अनुसूची में 3 बार संविधान संशोधन किए गए। कौन कौन से संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान के तहत नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोर्ड मास भाषा जोड़ी गई, मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। यहाँ तक की बात हुई हमारे मूल संविधान की। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनुसूची जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। कुछ ऐसी अनुसूची जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, जैसे थी जमींदारी उन्मूलन कानून। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जमींदारी उन्मूलन कानून एक कब हमारे भारत में लागू हुआ, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए लाया गया था कि जो
पूरे भारत में जितने भी कानून हैं ज़मीन को लेके, संपत्ति को लेके, उन सब को ऐसे अनुसूची में बना के रख दिया जाए जो पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए ब्लैक होल का काम करे। मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 9वीं अनुसूची के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया, प्रावधान ये किया गया था कि इस अनुसूची में जितने भी कानून डाल दिए जाएंगे, जो न्यायपालिका है उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और उस वक्त के समय में 1991 के समय में इसका लाना बहुत ज़रूरी था। इतना भी जमींदारी एक्ट को लेके कानून लाया गया, सब लोग क्या करते थे, हाई कोर्ट पहुँच जाते, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे। लेकिन सरकार को लगा कि ये तो बहुत गलत है, मतलब जो जमींदार लोग हैं इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी रख के तो गलत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक 9वीं अनुसूची आनंद फानन में बनाया और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत ला दिया। पूरे भारत से 284 कानून को इसमें लाके डाल दिया गया और डालने के बाद ये बोला गया कि अब जो भी कानून इसमें हैं एक कभी भी कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन हुआ ये कि आगे चल के 1973 में एक केशवानंद भारती केस आया। जब केशवानंद भारती केस आया तो माना ये गया कि अब जो है केशवानंद भारती केस से पहले जितने कानून उस पहली अनुसूची में पड़े हुए हैं उनका कोर्ट से, मतलब न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस के बाद अगर कोई भी प्रावधान 9वीं अनुसूची में रखा जा रहा है उस पर न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम अनुसूची है, जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई, उसमें केशवानंद भारती केस से पहले जितने भी कोई भी प्रावधान केस का होगा, कोई भी ऐसा इश्यू होगा, उसका हम न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद कोई भी ऐसा मैटर अगर 9वीं अनुसूची में रखा गया है तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक 52वां संविधान संशोधन होगा। 52वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसमें क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन था 1985। ठीक है, 1985 में हुआ। इसमें क्या किया गया, देखिए पहले मतलब एक अस्थिर सरकार का बहुत ज़्यादा बीच में लगभग 75 के बाद से लेकिन 90 तक के दशक में अस्थिर सरकार थी। पार्टियां बनती थी, बिगड़ती थी, लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते थे। ऐसे देखने में लगा कि बहुत ही गलत काम हो रहा है। उसी के लिए एक कानून बनाया गया, दल बदल कानून। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद अगर आप पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो आपका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा संविधान संशोधन कौन सा आया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और इस क्या चीज़ का प्रावधान करता था, दल बदल कानून का। ठीक, इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन आई हुआ था 1992 में। इसके तहत क्या किया गया, जो भारत का संविधान था उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको बोला गया पंचायती राज। पंचायती राज एक ग्रामीण स्वशासन की बात करता है। कैसा स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन। और इसको बोला गया शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण। मतलब कि जो शासन है, शासन का क्या कर रहे हैं हम, विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। ठीक है, और इसे बोला गया कि इसे कहा गया कि आप जो है 29 विषय ले लीजिए। 29 विषय पे क्या करेंगे आप, 29 विषय पे कानून बनाइए। ठीक है, तो पंचायती राज कब आया, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में क्या, कितने विषय, 29 विषय। 29 विषय में कहा गया कि ग्रामीण स्वशासन होगा और शासन का विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक है, इसके बाद आया शहरी स्वशासन। ये वाला जो स्वशासन था ये था 74वां संविधान संशोधन। ये कब आया, ये भी आया 1992 में। ठीक है, इसके तहत बोला गया कि शहरी स्वशासन की बात की गई। इसका मतलब 74वां संविधान संशोधन किस चीज़ का प्रावधान करता है, शहरी स्वशासन का। शहरी स्वशासन का इसको जो है 18 विषय दिए गए। वर्तमान समय में ये शहरी स्वशासन के रूप में कार्य करता है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज के एक तरह से उद्धारक हैं। बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया, उनकी समिति की रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहली सूची
भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रशासन। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच विधिक शक्ति का बंटवारा, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय भाषा। पहले 14 भाषा थी मूल संविधान में, उसके बाद 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडमास, मतलब बोडो डोंगरी, मैथिली एंड संथाली को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके बाद ये मूल संविधान में थे। 9वीं अनुसूची नए से जोड़ी गई, जो जमींदारी उन्मूलन कानून या भूमि कानून के तहत 9वीं अनुसूची बनाया गया और प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए प्रावधान करती है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज की बात करता है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन का संकल्पना लाया गया, जो कि 11वीं अनुसूची में उसको रखा गया। 11वीं अनुसूची को टोटल 29 विषय दिए गए। इसके बाद 12वीं अनुसूची शहरी स्वशासन की बात करता है और शहरी स्वशासन में 18 विषय दिए गए, जो कि आज 18 विषय के साथ 74वां संविधान संशोधन के तहत लाए गए। ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाए गए हैं और 1993 में इनको लागू किया गया। भारत का पहला राजस्थान का एक ऐसा जिला नागौर, जहां से पंचायती राज का शुरुआत किया गया था पायलट प्रोजेक्ट पे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हर सभी जगह पे इसको लागू कर दिया गया। अगर कभी सवाल आए कि पंचायती राज का संवैधानिक आधार किस समिति की रिपोर्ट के बाद किया गया, तो एक थे LM सिंघवी साहब, उन्हीं की अनुशंसा के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज की हमारी क्लास यहीं तक रखती है। कल हम आपको एक एक टॉपिक लाएंगे। हमारी कंटिन्यू क्लास जो है 10:30 पे आपको पर डे एक एक वीडियो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिलती जाएगी। हम कंटिन्यू आपके साथ लगे रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप मन से पढ़ाई करिए। हम आपको यकीन मानिए आपके UPP के लिए, GS के लिए हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करवा देंगे। UPSI के लिए आपको मेरी क्लास बहुत बेनिफिट रहेगी। UPP में कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी आप एक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए तो आप GS को सभी टॉपिक से सॉल्व कर सकते हैं। GS के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे मैं अपने साथ आपको 10:30 बजे पर डे मेरी क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।